Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This lecture is about the determination of investment. So here we are going to determine the equilibrium level of investment, where we explain that which factors tell the producer or the investor that where it is profitable for them to increase the level of investment and where it is profitable for them to reduce the level of investment and where it is not profitable for them to increase or reduce the level of investment. So let's start our lecture. Here we are going to explain the Keynesian theory of investment. As according to Keynes, aggregate demand is the total expenditure of the economy. यानी अगर हम इकोनॉमी के तमाम सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर ऐड कर लें तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन आ जाएगी. नाउ वी आर assuming that there are two sector economy. So in the two sector economy, aggregate demand has two components, that is consumption and investment. So the equation for the aggregate demand becomes as Y is equals to C plus I, where C is equals to consumption and I is equals to investment. यहाँ पर जो कंजम्पशन है एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन में वो मोर और लेस स्टेबिलिटी को शो करता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती. बट investment is not stable, rather it goes on changing. Such fluctuations in investment greatly affect the economic activities. Now we are going to observe what determines the level of investment. In this connection we start with the concept of decision to invest. As we know that जितनी भी फर्में हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनका गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. जब हम डिसीजन टू इन्वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर है वो ये देखना चाहता है कि उसे कितना अमाउंट जो है वो कैपिटल का परचेज़ करना चाहिए कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए. तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि 3 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिसीजन टू इन्वेस्ट को जो है वो डिटर्मिन करने के लिए. दीज 3 फैक्टर्स आर एक्सपेक्टेड यील्ड फ्रॉम कैपिटल, यानी जो कैपिटल आपने परचेज किया है वो आपको कितनी अर्निंग्स देगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उससे रिलेटेड. तो ये आपकी जो है वो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो डिसीजन टू इन्वेस्ट को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं. सेकंड जो चीज़ है आपके पास, या सेकंड जो फैक्टर है वो हमारे पास है सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी डिसीजन टू इन्वेस्ट को अफेक्ट करती है कि आपने कैपिटल परचेज करने के लिए कितना अमाउंट पे किया है, आपकी कितनी कॉस्ट जो है वो आपने बेयर किया है इस कैपिटल को परचेज करने में. एंड लास्ट फैक्टर इज़ द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करता है? डिसीजन टू इन्वेस्ट को जो है वो अफेक्ट करता है. यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर हमने देखा वो था एक्सपेक्टेड यील्ड फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स, यानी जब आप कैपिटल परचेज करके लाते हो तो वो आपको फ़ौरन से करंट टाइम पीरियड में आपको इनकम जनरेट करके नहीं देता, बल्कि उसकी जो अर्निंग्स हैं वो इन फ्यूचर आती हैं. हर कैपिटल एसेट की एक लाइफ टाइम होती है और लाइफ टाइम में जो है वो आपको इनकम जनरेट करके देता है. तो इसलिए यहाँ पे जो है वो डिटर्मिनेशन की तरफ जाने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ द कैपिटल इन द करंट टाइम पीरियड. तो इसके लिए हम प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग का मेथड यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्काउंटिंग को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम डिटर्मिनेशन की तरफ जाएंगे कि कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट की डिटर्मिनेशन कैसे होती है. तो डिस्काउंटिंग क्या है? डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यूज इन द करंट टाइम पीरियड. वाई वी आर गोइंग फॉर डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग क्यों की जाती है? देखें, क्योंकि हमने जो कैपिटल परचेज़ किया है, जब आप कैपिटल ख़रीद के लाते हो तो उसकी जो प्राइस है वो तो आप लमसम पे कर देते हो, वाइल वी आर गेटिंग बैक द इनकम इन द पीरियड ऑफ एन ईयर्स ग्रेजुअली, यानी जो उसकी इनकम है वो आपको जो उसकी लाइफ टाइम पीरियड है उसमें ग्रेजुअली आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहेगी. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है जब आप फ्यूचर की तरफ जाएंगे, करंट टाइम पीरियड में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने कैपिटल के ऊपर पैसे खर्च किए हैं, तो इसका मतलब है देयर वुड बी fall in the present value of such yields. So we should account for the present value of expected yield and will have to discount for the expected return of the capital asset. अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंज हो जाती है.
यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास जो है वो 100 रुपीज़ हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि आपके पास जो भी रिटर्न है, जो इनकम है, उसको आपने डिस्काउंट कर देना है 1+r⁻n से। यहाँ पे जो n है, जो सुपर सब्सक्रिप्ट में मैंने n लिखा हुआ है, ये n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफ टाइम ऑफ द कैपिटल को, यानी आप कितने टाइम पीरियड के लिए जो है वो कैपिटल को जो है वो यूज़ करेंगे, या उसकी जितनी लाइफ टाइम है, या आप अगर कहीं इन्वेस्ट करें तो कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ हम अज्यूम करें फॉर सिंप्लिसिटी n = 1 ईयर। तो अब जब 1 साल के लिए हम इसे अज्यूम करें तो ये फार्मूला जो है वो श्रिंक होके हो जाएगा y/1 + r। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने वैल्यूज़ अज्यूम की हुई हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडिंग बाय 1 + 6%। अब इस 6% को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.06, और 1 और 0.06 को ऐड करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 1.06। सो अब हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 1.06 से, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 106। इसका क्या मतलब है, यानी आपके पास जो इनकम थी आज वो 100 थी, और आपने जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की वो 106 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ future value of 100 is equal to 106, or we can say that in future ₹100 would be equal to ₹106। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आज जो हमने खर्च किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इन फ्यूचर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के एक्सप्लेन करेंगे। सो देयर आर 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। नाउ वी विल एक्सप्लेन them one by one, and in the last of this lecture we will combine these 2 factors to determine the equilibrium level of investment। रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफ़ाइन करने से पहले देखें कि हर एक चीज़ की एक स्पेसिफिक प्राइस होती है। आप मार्केट में जो भी चीज़ परचेज़ करने के लिए जाते हैं उसकी एक मार्केट में स्पेसिफिक प्राइस है, लेकिन जब आपको किसी दूसरे का पैसा इस्तेमाल करना हो तो उसकी क्या प्राइस होगी, या आप जो हैं किसी से उधार लेते हैं तो उसकी भी कोई प्राइस होगी या नहीं। तो डेफिनेटली द प्राइस ऑफ द मनी इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। के पैसों को इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी दूसरे के पैसे ला के इस्तेमाल करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो आप पेमेंट करते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हेयर अ क्वेश्चन अराइजेस कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्राइस ऑफ मनी कौन पे करता है। सो बोरर पे टू अ लेंडर आफ्टर सम मैच्योरिटी टाइम, यानी उधार लेने वाला उधार देने वाले को जितने टाइम पीरियड के लिए उसने कर्ज लिया है उसके बाद जो है वो पे करता है ये। तो अब हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट को किस तरह से अफेक्ट करता है, या इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फंक्शनली रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं और देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इन्वेस्टमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने सैम्पल स्मॉल आई यूज़ किया है। तो किस तरह का रिलेशनशिप है, स्मॉल आई यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आप कितना कर्जा लेंगे, कितना उधार लेंगे, वो आपका स्मॉल आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज़्यादा होगी तो फिर आप क्या करेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी तो क्या करेंगे। इस फंक्शनल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने से पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर जो आपका इन्वेस्टर है वो कर्ज लेकर, यानी वो बैंक से लोन लेता है और फिर इन्वेस्ट करता है, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसको कॉस्ट की तरह से अफेक्ट करेगी। अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज़्यादा होगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई होगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग हाई होने की वजह से बोरर क्या करेगा, कम बोरो करेगा मनी को और कम इन्वेस्ट करेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बोरो करेगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। मीनिंग दैट नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम। Here we have located the investment on the horizontal axis and the rate of interest on the vertical axis.
यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमने डराइव किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिवली स्लोप कर्व है। इसकी जो मूवमेंट है फ्रॉम लेफ्ट वर्ड टू राइट वर्ड है, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इस कर्व की मूवमेंट ये शो करिए कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारे पास है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे। सिंपली वी कैन से दैट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज़ द एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट, यानी फ्यूचर प्रॉफिट से रिलेटेड जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उन्हें हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। और इन द केन्सियन वर्ड वी कैन डिफाइंड इट एज इट इज़ अ डिस्काउंट रेट विच वुड मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ एन्युइटीज गिवन बाय द returns expected from the capital assets during its lifetime just equal to its supply price। सो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम ये जो टर्म्स हैं इनको समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि एमईसी इज़ अ डिस्काउंट रेट। अब जब डिस्काउंट रेट है तो डिस्काउंट रेट, अभी मैंने आपको पहले डिस्काउंटिंग जो है पिछली स्लाइड्स में पढ़ाई, तो डिस्काउंट रेट है। एमईसी क्या करता है, डिस्काउंट करता है फ्यूचर वैल्यू को आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और किस तरह से करता है, किस तरह से ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ एन्युइटीज़, यहाँ पे जो वर्ड एन्युइटीज़ है वो एनुअल रिटर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीरीज़ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक कैपिटल जो है उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम पीरियड है, एंड टाइम पीरियड है, जो कि 10 भी हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो वो सीरीज़ ऑफ एन्युइटीज़ है कि हर साल एनुअली बेसिस पे उसने आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जो है वो जनरेट करके देना है। तो वो रिटर्न जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसको आपने डिस्काउंट रेट जो है, सॉरी, एमईसी क्या करता है, उसको डिस्काउंट करता है उन सीरीज़ ऑफ एन्युइटीज़ को जो कैपिटल से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी लाइफ टाइम में, उसको क्या करता है, उसको डिस्काउंट करता है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू को बराबर कर देता है उसकी सप्लाई प्राइस को, जो आपने आज करंट टाइम पीरियड में खर्च किया है उसके बराबर कर देता है। तो इसको इक्वेशनली फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल इज इक्वल्स टू R1, वेयर R1 जो है वो इसका फर्स्ट एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं इसको 1 + R से। यहाँ पर जो R है, स्मॉल r, वो एमईसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस R2/1 + R⁻², प्लस अप टू सो ऑन Rn/1 + R⁻n, यानी एंड टाइम पीरियड तक, जितना लाइफ टाइम पीरियड है उस तक हम क्या करेंगे, इसके सारे एनुअली जो रिटर्न्स हैं उसको डिस्काउंट करके ऐड कर लेंगे। तो एमईसी की जो ब्यूटी है वो क्या है कि इन सारी सीरीज़ ऑफ एन्युइटीज़ को वो क्या कर देगा, बराबर कर देगा इसकी सप्लाई प्राइस को। अब हम इसको देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप है। तो MEC is dependent on the level of investment. What type of relationship exists between investment and MEC? We can say that when investment is high, then MEC would be low. यानी ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर मौजूद हो, जहाँ पे बहुत क्राउड है बिजनेस का, वहाँ पर प्रॉफिट का मार्जिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम होता है। जहाँ पे इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन कम होते हैं जिस बिज़नेस में, वहाँ पर प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एमईसी और इन्वेस्टमेंट के दरमियान। अब हम क्या करेंगे, इससे टेबल और डायग्राम से जो है वो एमईसी स्केड्यूल को डिराइव करेंगे। एमईसी स्केड्यूल को डिराइव करने के लिए हमने कुछ वैल्यूज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट और एमईसी के लिए एज्यूम कर ली, इनका फंक्शनली रिलेशनशिप देखते हुए कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे एमईसी की वैल्यू फॉल करेगी। और बाय लोकेटिंग दीज वैल्यूज़ इनटू द ग्राफिकल एरिया वी ऑब्टेन और कंस्ट्रक्ट द एमईसी स्केड्यूल दैट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। ये इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो हर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो एमईसी की स्पेसिफिक वैल्यू थी उसको यहाँ पे ज्वाइन करके हमने जो है वो नेगेटिवली स्लोप कर्व जो है वो एमईसी स्केड्यूल डिराइव कर लिया है, जो ये शो कर रहा है कि एमईसी और इन्वेस्टमेंट के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है।
Here we will explain that what are the reasons of falling MAC or why MAC fall with increase in investment. So here there are two reasons, one from the demand side and second from the supply side. डिमांड साइड से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं MEC को वो क्या है कि जब जिस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट आप करने जाते हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो, बढ़ा देते हो इन्वेस्टमेंट को, तो वहाँ पे जो आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो आपके बिज़नेस में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई प्राइस भी बढ़ जाएगी। जब सप्लाई प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई प्राइस इज़ द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ने की वजह से प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो MECs जो है वो भी फॉल करेगा। सप्लाई साइड से जो फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ द गुड्स जो है वो बढ़ जाती है, यानी जिस बिज़नेस में आप जाते हो, जिस बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो जो चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस ऑफ दैट कमोडिटीज़ वुड फॉल, तो इसकी कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम होने की वजह से जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम हो जाते हैं। रेवेन्यूज़ जब कम होते हैं तो प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होने की वजह से MEC की वैल्यू भी फॉल करती है। ये वो दो रीजंस थे जिनकी वजह से MEC जो है वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के साथ साथ फॉल करती है। अब हम बताएंगे यहाँ पर कि इन्वेस्ट इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEC कंबाइन होकर इन्वेस्टमेंट को डिटर्मिन करते हैं। सो अभी हमने जो है वो प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसा फंक्शन है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। और हमने ये भी बताया कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ MEC की वैल्यू जो है वो फॉल करती है। सो वी कैन एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ एज इफ MEC इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म or the investor to increase the level of investment because here expected return from the capital asset is greater than the cost of borrowing. Next possibility is that when MEC becomes equal to rate of interest, then it is profitable to stop the level of investment here because it is not profitable to increase or decrease the level of investment here. When the situation becomes as when MEC falls short of rate of interest or when the expected return from the capital falls short of the cost of borrowing, then it is profitable for the firm or investor to reduce the level of investment. Now we will explain this with the help of diagram. यहाँ पे हमने जो है वो MEC स्केजुअल वही यूज़ किया हुआ है जो आपने अभी पहले डेराइव किया था। अब आपने जस्ट यहाँ पे सिर्फ एक जो है वो लाइन यहाँ पे हमने डेराइव कर लेनी है। वो किसकी लाइन है? वो ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की लाइन है। दैट इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 15%। तो इस 15% पर या 15% पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमने लाइन डेराइव की हुई है, ये लाइन, इन दोनों लाइंस को हम कंपेयर करेंगे और डिसीजन टू इन्वेस्ट जो है वो यहाँ से चेक करेंगे। देखिए इस वाले एरिया में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर MEC जो है लाइन या MEC स्केजुअल ऊपर है किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइन से। ये एरिया शो कर रहा है कि MEC हेयर इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो हेयर इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर द इन्वेस्टर और द बिजनेसमैन टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करता है MEC की वैल्यू फर्दर फॉल करती जाती है और फॉल करते करते हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है? 25 है और यहाँ पर बोथ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEC बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। सो ये लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ना यहाँ पर रिड्यूस करना इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल है, ना यहाँ पर इंक्रीज़ करना प्रॉफिटेबल है। तो ये वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर इन्वेस्टर को फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए, उसे स्टॉप कर देना चाहिए यहाँ पर। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डिटरमिन हो जाती है। इसके बाद की अगर हम सिचुएशन देखें तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइन जो है वो ऊपर है MEC स्केजुअल से। तो ये प्रोपोर्शन या ये जो एरिया है वो ये शो कर रहा है कि हेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन MEC, सो हेयर इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म और द इन्वेस्टर टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट।